हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। आज हम 25 अक्टूबर का एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना बिगिन डिसंगेजिंग एट लास्ट टू फ्रिक्शन पॉइंट्स। लास्ट टू फ्रिक्शन पॉइंट्स हमने बार बार डिस्कस किया था कि डिसंगेजमेंट मेजरली हो चुकी है, बट दो पॉइंट से डिसंगेजमेंट नहीं हुई है और वो दो पॉइंट्स पे भी अब डिसंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो कौन से हैं? इंडिया एंड चाइना हैव बिगन डिसंगेजिंग फ्रॉम डेप्सांग एंड डेमचौक, two friction points of 2020 standoff along with line of actual control in eastern Ladakh। ठीक है, और ये कंफर्मेशन मिल चुकी है। द प्रोसेस स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे एंड इट विल टेक अ फ्यू डेज टू रिमूव द स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ एंड रिस्टोर द लैंडफॉर्म्स, अ सोर्स सेड। और जैसे ही ये हो जाएगा पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिसंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। पेट्रोलिंग मतलब चेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, बस घूमकर वापस वापस अपने घरों को जाने लग जाएंगी दोनों आर्मीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिया एंड चाइना। India and China have been disengaging from Depsang and Demchok. And what are Depsang and Demchok? These are the last two friction points of 2020 standoff along LAC, that is line of actual control। तो यहाँ पर कहाँ से इन्होंने डिसंगेज किया है? डेप्सैंग और डेमचौक से। ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में ये थे। ये कहाँ पर है? ईस्टर्न लद्दाख में है, इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है ना, तो डेप्सैंग और डेमचौक से डिसंगेजमेंट स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, डेमचौक और डेप्सैंग। ठीक है ना, सैंग के आगे डीप लगा दोगे, ठीक है ना, डेप लगा दोगे तो डेप्सैंग। डेम चौक, चौक बोर्ड, ठीक है ना, चौक और डेम चौक। ठीक है, अब आगे चलेंगे, बोर्ड पे लिखते हैं चौक से। SCs tell Ajit Pawar to comply with its order on using clock symbol. The Supreme Court on Thursday directed Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar to meticulously comply with its earlier direction to inform voters that his hold over NCP clock symbol hinge on the outcome of a pending dispute. Now यहाँ पर क्या हुआ पहले समझते हैं क्या हुआ। So there's this party, ठीक है, स्टोरी सुनेंगे एक। तो नेशनलिस्ट, कौन सी पार्टी है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नहीं नहीं, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी वाली नहीं है। नेशनल, वो तो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पर इनके फाउंडर कौन है? शरद पवार। शरद पवार जी ने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ समझ रहे हैं शरद पवार। ठीक है ना, अब शरद पवार और अजीत पवार उनके आगे रिश्तेदार। ठीक है ना, ये दोनों मेन वो थे। Now this guy is the founder, शरद पवार इज द फाउंडर। तो इनको लगा कि मैं अपनी बेटी को देके जाता हूँ पार्टी का सब जिम्मेवारी। अजीत पवार को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अजीत पवार जो हैं वो बीजेपी और जो और एक पार्टी है, अदर पार्टी है, उनके साथ शिवसेना के साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि एनसीपी को मैं इसके साथ लेकर जा रहा हूँ। समझ गए, एनसीपी को उनके साथ लेके जा रहा हूँ। शरद पवार ने बोला कि मेरे साथ एनसीपी मैं हूँ। दोबारा सुनो, एनसीपी कौन है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार है। अजीत पवार ने बोला, ना कि शरद पवार, कि मेरे साथ हैं इसके सारे फॉलोअर्स और हम बीजेपी शिवसेना के साथ ज्वाइन करके जा रहे हैं। तो अब दोनों में अलग हो गया, ये कहे मेरी पार्टी है, ये कहे मेरी पार्टी है। तो अब सिंबल का डिसीजन हुआ कि क्लॉक सिंबल, इलेक्शन कमीशन ने अब लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी got divided into two groups, one led by Ajit Pawar and other by Sharad Pawar. Dispute over who would
keep the symbol. डिस्प्यूट हुआ कि सिंबल कौन रखेगा, पार्टी का सिंबल क्या है, क्लॉक, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड that real NCP is that of Ajit Pawar, ठीक है, and thus he would keep the clock symbol. The same was challenged. जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था, चैलेंज बिफोर तो जो डिसीजन था वो चैलेंज कर दिया गया बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग, ठीक है ना। तो कोर्ट में गए हैं कि आप ये बताओ कि जो क्लॉक सिंबल है, अपने फॉलोअर्स को बताओ कि क्लॉक सिंबल पे डिस्प्यूट पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बताओ अपने फॉलोअर्स को, अजीत पवार को बोला है कि जो ये क्लॉक वाला डिस्प्यूट है कि रियल सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी किसको जाएगा, इसका जो डिस्प्यूट है वो पेंडिंग है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलेंगे, ये सारी स्टोरी मैंने तुम्हें लिखवा दी है जो लिखी हुई थी यहाँ पर। उसके बाद एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टेट द रिकमेंडेशन ऑफ NCPCR, तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट स्टेट द recommendations of NCPCR to stop। क्या रिकमेंडेशन थी NCPCR की? सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज NCPCR की फुल फॉर्म लिखेंगे। Sorry guys, I'm yawning. I don't know why. I just had food and I think that has taken over my head. But I don't want to take break. And whenever आपको भी ऐसे हो, drink water. Now I'm going to drink water. बॉटल थोड़ी दूर पड़ी है, देखते हैं। तो यहाँ पर NCPCR की फुल फॉर्म क्या है? नेशनलिस्ट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, जो चिल्ड्रन राइट को प्रोटेक्ट करती है। उन्होंने क्या बोला है, रेकमेंड किया है टू स्टॉप गवर्नमेंट फंडिंग, टू स्टॉप government funding to madrasas. Now what are madrasas? जहाँ पर मुस्लिम रिलीजन पढ़ाया जाता है मेनली। मद्रास क्या है? जहाँ पर स्कूल फॉर मुस्लिम रिलीजियस टीचिंग, ठीक है ना। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि आप जो मदरसास की फंडिंग है वो मत करिए। क्यों? क्योंकि विच आर नॉट मदरसास जो which are not compliant with right to education Act 2009, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला अदर students belonging to other religions are also studying in this स्कूल। तो यहाँ पर क्या है, NCPCR ने बोला कि आप फंडिंग ऑफ मदरसास, उन मदरसास की फंडिंग रख दो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ कंपाइलेशन नहीं है, मतलब जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। 2009 में ये एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको RTE भी बोला जाता है, ठीक है ना। द NCPCR इनिशिएटिव ये लिखा हुआ पूरा, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, मदरसास वाला अभी स्टे कर दिया, रोक लगा दी गई है, रोक दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर द NCPCR फर्दर डिमांड द चिल्ड्रन बिलोंग टू अदर रिलीजियस ग्रुप शुड बी थ्रोन आउट ऑफ मदरसास। इट वुड बी लाइक, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो मदरसास में ना पढ़े, जो दूसरे रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं बच्चे,
ठीक है। उसके बाद 16th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई है? काजान में हुई है, ठीक है ना। हैज सेवरल मैसेजेस। दिस वाज द बिगेस्ट सच कॉन्फ्रेंस दैट हैज टेकन प्लेस इन रशिया, जब से यूक्रेन के साथ लड़ाई स्टार्ट हुई है। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे। 30 लीडर्स ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं? जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको ग्लोबल साउथ के नाम से रेफर किया जाता है टुगेदर। डेवलपिंग नेशन, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं मतलब डेवलप्ड, ये डेवलपिंग है मतलब ना तो ये गरीब है और ना ही ये पूरी पूरी डेवलप्ड है, ठीक है ना। द समिट एजेंडा एंड द काजन डिक्लेरेशन सेंट अ कंक्रीटेड मैसेज। इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, पेमेंट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा मैसेज है कि जो पेमेंट्स है वो डॉलर के बजाय में हम लोकल करेंसीज में करें। ब्रिक की करेंसी भी आ रही है सामने। ब्रिक का जो बैंक है वो कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी बैंक किसका है? ब्रिक्स का है, ठीक है। उसके बाद इट वॉज सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट दैट इंडिया बैक द, इंडिया ने डिक्लेरेशन में जो इसराइल गाजा में कर रहा है उसको भी बोला कि गलत कर रहा है। स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बनना चाहिए ये भी उसमें लिखा हुआ था। और यहाँ पर जो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है, जो आपसी डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के, जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके बारे में भी बात करी गई। इजिप्ट यूथोपिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है। ईरान यूएई का भी डिफरेंसेस हैं, वो भी ये ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म यूज करके डिफरेंसेस खत्म कर सकते हैं। हमको क्या रखना है? 16 साल की बाली उमरिया से हमने काजा याद किया है और एन पीछे लगा देंगे तो काजान हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे। द किलिंग ऑफ हमास चीफ याहा सिनवर इन गाजा एट द हैंड्स ऑफ इजरायली मिलिट्री ऑन October 16, 2024 एंडेड अ क्रिटिकल एम फॉर द जूइश स्टेट। अब वो कह रहे हैं हमास जो ये लड़ाई है, तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है कि हमास क्या है, हमास इज सेड टू बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कोई बोलता है ये ग्रुप है जो पैलेस्टीनियंस पे रूल कर रहा है, पैलेस्टीनियंस पे रूल कर रहा है, ठीक है ना। पैलेस्टीनियन भी मेजरली गाजा के अंदर रूल कर रहा है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया? अटैक्ड इजराइल, ठीक, इन्होंने इजराइल पे अटैक किया, टेररिस्ट अटैक किया, होस्टेजेस बना के गए, गोलियां चलाई, हमास ने ये किया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? इजराइल डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट हमास। इजराइल डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट हमास, हमास के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, ठीक है ना। तो अब लड़ाई चालू हो गई। ये लोग कहाँ पे रूल करते हैं? गाजा में, तो गाजा में लड़ाई चालू हो गई। अब इनका एम क्या था कि जो हमास के लीडर हैं उनको मारना है, तो ये 2 लीडर्स को मार चुके हैं मेजरली। तो वो कह रहे हैं, अब पूछ रहे हैं एडिटर में, अब एडिटोरियल में कि नेक्स्ट क्या, इस आर्टिकल में पूछ रहे हैं कि इन्होंने याहना सिनवर को मार दिया, ठीक है ना, इन्होंने इस्माइल हानिये को मार दिया, ठीक है ना। तो अब आगे क्या, अब क्या कर रहे हैं ये, अब कुछ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका ने ये अलग से लिखेंगे, इसको लिखेंगे साउथ अफ्रीका टुक इजराइल टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस in December 2023, ठीक है ना, for the to issue warrant against Israel's PM for genocide। जेनोसाइड क्या होता है? देखो, साउथ अफ्रीका जो है वो इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया कि इसराइल के पीएम के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया जाए। जेनोसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहा है वो। जेनोसाइड का मतलब टू ट्राई टू किल, ट्राई टू एंड people belonging to a particular class, to a particular class or region, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। as spiraling costs of organizing multi-sport events and lack of appeal for a games with a colonial hangover। अब यहाँ पे क्या बात करें? कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें। किसकी बात करें? कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं
2026 में कहाँ पर हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लासगो में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, ग्लासगो में हो रही है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स, अगेन ये लिखना नहीं है, नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो बहुत कम कर दिए हैं, ये लिखोगे नहीं, रिड्यूस कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गेम्स, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ कौन सी कंट्रीज हैं, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर दोज that were ruled by ब्रिटेन। जो कभी ब्रिटेन के अंडर आई थी, रूल करी गई थी, वो कॉमनवेल्थ है। और इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, वो सारी कंट्री जिनको ब्रिटेन ने रूल किया था वो खेलते हैं। इसके अंदर ओलंपिक जैसा होता है, ये ग्लासगो में होने वाला है। बट नंबर ऑफ गेम्स वो कम कर दे रहे हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। और इससे जो इंडिया की मेडल विनिंग गेम्स है, जैसे रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, उनको निकाल दिया है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद सेबी चेयरपर्सन बुच की स्किप्स पार्लियामेंट्री पीएसी समन्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच summoned by Parliament's Public Accounts Committee, that is PAC, as part of its review of financial regulators। ठीक है ना। अब यहाँ पे रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर, पीएसी क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, जितना भी जो एक्सपेंस होता है उसका ऑडिट करती है इंडियन गवर्नमेंट का। मतलब ऑडिट का मतलब चेक करती है कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जितनी रिपोर्ट्स बनाते हैं वो अल्टीमेटली किसके पास जाती हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने किसको बुलाया, सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को। सेबी के चेयरपर्सन, सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक्स पे नजर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक पे नजर रखते हैं। ठीक है ना, जो स्टॉक पे के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, स्टॉक एंड शेयर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, वो हैं ये। तो उनकी चेयरपर्सन को बुलाया है। क्यों बुलाया है, क्योंकि हिंडनबर्ग यूएसए की एक जो रिसर्च है, उसके यूएस बेस्ड रिसर्च, कि इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग research allegations against her। ठीक है ना। और ये पीएसी के चेयरमैन कौन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन है, केसी वेणुगोपाल। कौन है, केसी वेणुगोपाल। ठीक है, अब आगे चलेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सीजेआई, ही इज द 51st सीजेआई ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज द 51st सीजेआई ऑफ इंडिया। ठीक है ना, 51st सीजेआई ऑफ इंडिया, दैट इज सीजेआई क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज ही, संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव इज आई, खन्ना इज KHANNA। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना। एंड ये एक्सरसाइज आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 124(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सीजीआई। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सीजीआई, कौन अपॉइंट करता है, कौन सिग्नेचर करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल 51st सीजीआई। स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम्स में होने वाला है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है।
आगे चलेंगे, ICCR ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस ऑन पाली एज क्लासिकल लैंग्वेज। हमने पढ़ा था कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को अप्रूव किया गया है। कोई मुझे सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस जो अभी अप्रूव हुई हैं हाल ही में, उनके नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ICCR ऑर्गेनाइजेस कॉन्फ्रेंस ऑन पाली एज classical language. Now, what is ICCR? ICCR is Indian Council for Cultural Relations. ठीक है ना। अब इसमें कहाँ पर आई थी? इन कोलंबो। ठीक है ना। ठीक है, ग्रांटिंग पाली, द स्कॉलर्स अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ पाली इन प्रिजर्विंग धमा, द स्कॉलर्स। ठीक है, तो ये हमने ऑर्गेनाइज करी, एंड पाली हैज बिकम अ recognized as a classical language. ठीक है ना, has been recognized as a classical language. उसके बाद आगे चलेंगे, the severe cyclonic storm Dana started landfall close to भीतरकनिका and धमारा along the Odisha coast. तो भीतरकनिका में पहले भी हुआ था। भीतर, एक लड़के को किससे प्यार हो गया? कनिका से प्यार हो गया बेटा, कनिका से। तो उसके भीतर, उसके अंदर कौन है? कनिका है। ठीक है ना, ठीक है ना, ढा मारा। ठीक है ना, और कनिका इधर उधर घूम रही थी तो उसको चढ़ गया गुस्सा, तो उसने ढा मारा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म लिखेंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना स्टार्टेड लैंडफॉल क्लोज टू, किसके पास में? भीतरकनिका, भीतरकनिका एंड ढामारा along उड़ीसा कोस्ट। तो कहाँ पर लैंडफॉल किया? भीतरकनिका और ढामारा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइक्लोन का नाम क्या था, कौन सी स्टेट को ज्यादा इफेक्ट किया, कहाँ पर लैंडफॉल किया कि खत्म। ठीक है, उसके बाद जर्मनी स्कॉल सेज वॉट ऑन यूक्रेन कैन नॉट ज्वाइन नाटो। तो यहाँ पर जर्मन चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्स। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि अभी तो लड़ाई चल रही है उसकी खुद की। ठीक है ना, made by president request to immediately join NATO, rejected Ukraine's request to immediately join NATO, made by President Volodymyr Zelensky when he presented his victory plan to Western allies. It is important to realize that a country at war absolutely cannot become a member of NATO. तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, Ukraine's president presented victory plan to Western countries, Western allies मतलब Western जो उसके दोस्त हैं, countries, request to join NATO immediately. तो वो कह रहे हैं कि अभी मुझे NATO ज्वाइन करवा दो। ठीक है ना, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स रिजेक्टेड द डिमांड। ठीक है ना, अब नाटो क्यों ज्वाइन करना है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो क्यों ज्वाइन करना है? नॉर्थ एटलांटिक, अगर किसी को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने को मिलता है तो ये कहते हैं अटैक ऑन वन मेंबर। क्या कहते हैं? अटैक ऑन वन मेंबर is considered attack on all the members. तो मतलब अगर एक की लड़ाई होती है तो बाकी सब भी उसके साथ लड़के वो कंट्री के साथ लड़ने लग जाएंगे। इसलिए यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं कि सब लड़ने लग जाएंगे फिर रशिया के साथ। तो यहाँ पर वो कहते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने विक्ट्री प्लान शो किया कि मुझे इमीडिएटली ज्वाइन करवा दो। ठीक है, पर जर्मन चांसलर ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर विक्ट्री प्लान कौन लेकर आया, ये एक क्वेश्चन है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? अगर आपने ये अपने नोट्स में नहीं लिखे हुए तो आप लिखेंगे व्लादिमीर जेलेंस्की। सॉरी, पुतिन तो रशिया के हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट मुइजू टू टेक 50% सैलरी कट एंड वर्सनिंग फाइनेंशियल। अब यहाँ पर मॉलडीव्स president will take 50% सैलरी कट, ठीक है ना। फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, कहाँ पर, कौन सी कंट्री में फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, ठीक है, कौन सी कंट्री में, मॉलडीव्स के अंदर, ठीक है ना। क्या है, ड्विंगलिंग, रिड्यूसिंग फॉरेन रिजर्व्स, पैसा नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है, खत्म हो रही है। तो यहाँ पर मॉलडीव्स के बुरे हाल हो गए। चलो हम घूमने नहीं गए मॉलडीव्स इंडियंस, ठीक है, और इनके बुरे हाल हो गए। देखो पावर ऑफ यूनिटी, ये होती है पावर ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट कौन है, अगर आपने ये नहीं लिखे हैं तो प्रेसिडेंट है मुइजू, मोहम्मद मुइजू। इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और फिर उसके बाद इन्होंने लक्षद्वीप की बेइज्जती करी थी। इंडियंस को बहुत बुरा लगा, इंडियंस ने जाना बंद कर दिया। इंडिया आउट का कैंपेन चला के मुइजो पावर में आए थे। इंडियन टूरिस्ट भी इन्होंने आउट कर दिए, तो इंडिया कहता है हमने जाना ही नहीं है। तो अब इनके बुरे हाल हो गए हैं। उसके बाद हमारा इनके साथ अग्रीमेंट भी हुआ है। इंडिया साइंड अ करेंसी स्वॉप। स्वॉप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। जिसको स्वॉप का मतलब नहीं पता, स्वॉप को अंडरलाइन करेंगे और उसके ऊपर एक्सचेंज लिख देंगे। स्वॉप अग्रीमेंट, साइंड अ करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट विद मॉलडीव्स, ठीक है। कितने का है ये, $750 मिलियन, ठीक है। स्वॉप अरेंजमेंट फॉर $400 मिलियन and additional rupees 3,000 crore signed between Reserve Bank of India and Maldives Monetary Authority under SARC currency swap framework will remain until 2027। तो हमने तो इनके साथ स्वॉप, हमको इनके ऊपर तरस आ गया कि चलो कोई बात नहीं, डूब रहे हैं हम, बचा लेते हैं, तो बचा लिया है, ठीक है। बट ये हमारा पाला छोड़ के किसके पास गए थे, चाइना के पास। और अब क्या हो गया, बैंड बाजा बारात हो गया। उसके बाद आफ्टर स्टार्टिंग एज यंगेस्ट मेंबर ऑफ इंडियन टीम एज 14 ईयर, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रानी रामपाल टुक रिटायरमेंट, ठीक है ना। शी इज अ हॉकी प्लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी रामपाल क्या है, हॉकी प्लेयर है, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी खरीदना है आप loggery.in पर जाइए। loggery.in पर अब तो बहुत क्लियरली आपको मिलते हैं MCQs जो हैं सितंबर के बिल्कुल अपडेटेड वाले, मैंने बहुत बहुत बना दिए और भी आ जाएंगे कल तक। सो वो आप सॉल्व करिए, ठीक है। वन शॉट्स जो हैं वो भी आपके अक्टूबर के आ जाएंगे। पार्ट 3 जो है सितंबर का आज आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स तो हो ही रखे हैं। NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स भी बहुत बढ़िया चल रहा है। AIAT के मॉक टेस्ट हैं, स्लैट के मॉक टेस्ट हैं एंड IBPS SO के प्रीलिम्स के भी मॉक टेस्ट लाइव हैं, ठीक है ना। IBPS SO का अगर खरीदना है तो IBPS 500 कोड लगाएंगे तो आपको 5 मॉक टेस्ट ₹1000 में मिल जाएंगे विद अपडेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। अपडेटेड करंट अफेयर्स, अपडेटेड बैंकिंग अफेयर्स, आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना इस वीडियो को, and also do subscribe to the channel. That's it. Loggery signing off. I'll see you. Sorry, Edugiri signing off. I'll see you tomorrow. Bye bye. Take care.